हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 3-4 वीडियो हो चुके हैं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता के खोज, उद्भव और वहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन हम लोगों ने किया। वो सब आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है उसके बारे में बात करेंगे। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो होता है, स्पेशली जो मेंस होता है, उन सब में नगर नियोजन से रिलेटेड एक डीप क्वेश्चन उठाया जाने लगा है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बिंदु को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ही यहाँ की नगर योजना थी। ये सिंधु घाटी की नगर योजना जैसी थी, वो ऐसी नगर योजना विश्व की जो और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, इन किसी भी सभ्यताओं में सिंधु घाटी जैसा नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। नगर नियोजन ही इसकी मुख्य विशेषता है। इतने उन्नत और इतने विशिष्ट प्रकार की का नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में है। ये देख के ही ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग एक कितने उच्च कोटि के इंजीनियर रहे होंगे, कितने उच्च कोटि के वास्तुकार रहे होंगे, जिन्होंने इस प्रकार का नगर नियोजन आज से 5 से 6 हजार ईस्वी पूर्व कर दिखाया। अब इनके नगर नियोजन में हम बात करेंगे पहला बिंदु की इनका नगर नियोजन किस प्रकार प्रणाली पे था। इनके नगर नियोजन को ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं। ग्रिड प्रणाली पे आधारित था। इस एक तरह से कह सकते हैं शतरंज प्रणाली पे। शतरंज जैसे जानते हैं कि 8-8 के 64 खाने होते हैं, एक उसी प्रणाली पे आधारित यहाँ का नगर नियोजन था। जैसे कि ये सड़क, ये इधर सड़क और फिर ऐसे, और बीच में घर बने रहते थे। यही जो व्यवस्था है इसे ही ग्रिड प्रणाली कहा गया है। अब बात करते हैं नगर नियोजन में यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कों के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सीधी सड़कें और एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई। और राखी गढ़ी में तो काफी चौड़ी सड़कें पाई गई यहाँ, और इस तरह की सड़कें यहाँ पे पाई गई। और सड़कें यहाँ पे कच्ची सड़कें थी, और फिर सड़कों के किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था। लकड़ी की नालियों का भी कई जगह से प्रमाण मिला है, और नालियों पे भी कवर लगे हुए, लकड़ी की नालियों को भी ढका हुआ ऐसा प्रमाण मिला है यहाँ से। मतलब उत्तम इस तरह का कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई, सड़कों के किनारे नालियों की व्यवस्था। फिर सड़कों के कहीं कहीं कोने कोने एक स्थल हमने बताया था आपको, आप जहाँ से सड़कों के किनारे ही कूड़ा कचरा रखने के लिए एक जगह बना हुआ, ऐसा भी साक्ष्य प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसे आप देख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कहाँ से मैंने बताया था। और फिर बात आती है बनावली। एक ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें न तो एक दूसरे को काटती हैं, न ही समकोण पे मिलती हैं। एक बनावली उसके अपवाद में आता है, बनावली।
अब ये बात हो गई सड़कों की, और अब बात करते हैं यहाँ के ईंटों की। ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला है, कहीं कहीं से पक्की ईंटों का भी प्रमाण मिला है, पत्थर की ईंटों का भी प्रमाण मिला है, मिट्टी की ईंटों का प्रमाण मिला है, और ईंटों का अनुपात 4:1 के रेशियो में ईंटें थी। अलंकृत ईंटों का भी कालीबंगा से प्रमाण मिला है, कच्ची ईंटों के साथ अलंकृत ईंटों का। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोगितावाद पे बल देते थे, उपयोगी चीजों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतारे। सौंदर्य पे इतना बल नहीं देते थे, लेकिन कुछ स्थानों पे ऐसा अपवाद देखने को मिलता है, जैसे कि कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो ये हो गई ईंटों की बात। फिर बात आती है कि यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक धौलावीरा को छोड़ के, जो कि एकमात्र स्थल था जो 3 भागों में विभाजित स्थल था, उस स्थल को छोड़ के बाकी और सारे स्थल दो भागों में विभाजित थे। एक हिस्सा था जो पश्चिमी हिस्सा, जिसे दुर्ग का नाम दिया गया। पश्चिमी हिस्सा जो था इसे दुर्ग का नाम दिया गया, गढ़ी भी बोला गया, गढ़ी। और एक पूर्वी हिस्सा था जिसे निचला शहर बोला गया, पूर्वी हिस्सा या निम्न शहर बोला गया, निम्न शहर। एकमात्र धौलावीरा जो 3 भागों में, एक मध्यम भाग भी उसका 3 भागों में विभाजित था, बाकी और सारे स्थल 2 भागों में विभाजित थे। ऐसा माना जाता है जो कि पश्चिमी नगर था उसमें अमीर लोगों का आवास था, जिनका वर्चस्व उस समय ज्यादा था। जैसे पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो में हमने बात किया कि पुरोहितों का वर्चस्व ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा था। तो और अमीर लोग, व्यापारी लोग, उन लोग का आवास रहा हो पश्चिमी हिस्सा जो था, जो दुर्ग कहलाता था। और जो निम्न शहर था, यहाँ जनसाधारण रहा करते हो, ऐसा साक्ष्य मिला, और का निवास स्थान रहा हो। और फिर ये जो पश्चिमी हिस्सा था जिसे दुर्ग कहते हैं, ये एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ रहता था। जैसे किले की रक्षा के लिए दीवार बनाई जाती रही हो, प्राचीर मतलब दीवार होता है, तो ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ ये रहता था पश्चिमी हिस्सा। लोथल और सुरकोटदा से ऐसा प्रमाण लगता है कि वहां पश्चिमी जो दुर्ग वाला हिस्सा था और जो निम्न शहर का हिस्सा था, दोनों एक साथ एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए लगते हैं, लोथल और सुरकोटदा में। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के 2 महत्वपूर्ण जो इमारत कही जाती हैं, अन्नागार और स्नानागार के बारे में। तो अभी बात करते हैं अन्नागार। अन्नागार जो कि हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। अन्नागार एक विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त होता है, और इस अन्नागार से जौ और गेहूं के भी प्रमाण मिले हैं कि इस अन्नागार में जौ और गेहूं का भी प्रमाण मिला है। फिर ये अन्नागार ऐसा था कि ये रावी नदी के तट पे स्थित था, ऐसा लगता है, जो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित स्थल है। तो ये रावी नदी के किनारे अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी मार्ग से ही अनाजों को लाया जाता रहा हो और इस अन्नागार में संग्रहित किया जाता रहा हो। तो इस तरह ये विशेष प्रकार का अन्नागार था। फिर बात करते हैं स्नानागार का।
स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि काफी विशाल स्नानागार था और इसमें उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई थी और ये भी पूरी पक्की ईंटों से निर्मित स्नानागार था। इसके किनारे किनारे कुछ भवन थे जिसमें कुएं इसके किनारे किनारे हुए करते थे। ऐसा मान सकते हैं कि उन्हीं कुओं से इस स्नानागार में पानी भरा जाता रहा हो। और फिर जब स्नानागार का फर्श था वो पूरी तरह से समतल नहीं था, वो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ढाल लिए हुए था। ढाल इस स्नानागार में इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो कहीं कहीं अलंकृत ईंटों का भी उपयोग इसमें किया गया था। और इसके बाद बात करते हैं नगर नियोजन में एक काफी इम्पोर्टेंट था सभा भवन। सभा भवन का साक्ष्य था। सभा भवन में ऐसा माना जा सकता कि एक स्थान रहा था जिसमें धार्मिक वाद विवाद का एक स्थान था, जहां लोग बैठ के धार्मिक वाद विवाद किया करते थे या फिर अपनी आर्थिक व्यापार से संबंधित कुछ वाद विवाद होता रहा हो, कुछ ऐसा ये सभा भवन था। धार्मिक वाद विवाद से संबंधित था, वाद विवाद करने का स्थल। तो लोथल, जिसे आप भली भांति परिचित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल बंदरगाह था। इसे गोदीवाड़ा भी कहा गया, गोदीवाड़ा या डाकयार्ड भी बोलते हैं कहीं कहीं, डाकयार्ड। यहाँ से आयात निर्यात वो करता था। यहाँ से जैसे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जैसे फारस की मुद्रा और चावल के साक्ष्य, मनकों के भी साक्ष्य मिले, कुछ घोड़े की अस्थियां, बहुत सारे इस तरह के साक्ष्य मिले, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ से विदेशों से, ईरान से और कई जगहों से आयात निर्यात हुआ करता था। और इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ के भवन कैसे थे, कैसे दो भागों में विभाजित नगर था, और फिर वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण भवन जो अन्नागार और स्नानागार हैं, सभा भवन है, उन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का राजनैतिक जीवन कैसा था, वहाँ का धार्मिक आर्थिक जीवन कैसा था, और इसके बारे में, इसके ऊपर भी हम एक नजर डालेंगे इसके बाद।